मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र की तत्वार्थ राजवार्तिक नामक पुस्तिका के आधार से चर्चा करते हुए हम लोग मध्य लोक में जम्बूद्वीप की चर्चा कर रहे थे, जिसमें मध्य लोक की चर्चा तो अपेक्षित प्रकार से हो गई है। माने सामान्य परिचय मध्य लोक का बतला दिया गया और अब यहाँ पर जम्बूद्वीप की अलग से चर्चा करते हुए ये बतलाना चाहिए कि जम्बूद्वीप में भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, कैरण्यवत और ऐरावत ये 7 क्षेत्र हैं। ये 7 क्षेत्र 6 पर्वतों के कारण हैं और ये जो 7 क्षेत्र हैं इन 7 क्षेत्रों का संक्षिप्त परिचय ये यहाँ बतला रहे हैं। इसमें सबसे पहले क्षेत्र का नाम है भरत क्षेत्र। हम लोग इस भरत क्षेत्र में रहते हैं। ये है हमारी दुनिया जिसमें हम लोग रहते हैं। हमारा निवास स्थान, जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारी दुनिया है, वो सब इसी भरत क्षेत्र के अंतर्गत है। और यह भरत क्षेत्र, इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन इस भरत क्षेत्र के 6 खंडों में जो आर्य खंड है उसमें 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी विनीता नाम की नगरी थी, जिसे अयोध्या कहकर के पुकारा गया। भरत चक्रवर्ती ने यहाँ शासन किया था। न केवल भरत ने, अपितु भरत जैसे और भी अनेक चक्रवर्ती हुए, जिन चक्रवर्तियों ने यहाँ शासन किया। अनादिकाल से यद्यपि भरत चक्रवर्ती के आधार पर इस जगह का नाम भरत क्षेत्र पड़ा ऐसा कहा जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि ये नाम अनादिकाल से है। जैसे संसार अनादि से है, उसी तरह से इनके क्षेत्रों के नाम भी अनादि से ही है। जैसे क्षेत्र कृत्रिम है, उसी तरह से कहा जा सकता है कि इन क्षेत्रों के जो भरत आदिक नाम हैं, ये नाम भी अकृत्रिम ही हैं। भरत क्षेत्र कोई नया नाम नहीं है। यह चक्रवर्ती के आधार पर इस क्षेत्र का नाम भरत पड़ा हो ऐसा नहीं है। भरत चक्रवर्ती के पहले ऐसा प्रश्न खड़ा होगा फिर कि भरत चक्रवर्ती के पहले भरत क्षेत्र का नाम क्या था? ऋषभ देव के समय भरत इसका नाम क्या था? क्योंकि ऋषभ देव तो पहले हो गए थे ना, भरत चक्रवर्ती के पिता थे ना, तो उस समय भरत क्षेत्र का नाम क्या था? उस समय इस क्षेत्र को क्या कहते थे? फिर ऋषभ देव से पहले नाभिराय के समय क्या नाम था? तो अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी होगी। इसलिए यही मानना उचित है कि यह भरत चक्रवर्ती के आधार पर भरत क्षेत्र नहीं है, अपितु अनादिकालीन नाम है। अब देखिए, ये जो भरत क्षेत्र है इसके संदर्भ में आगे क्या कहते हैं आचार्य अकलंक देव, पेज नंबर 380। 3 और समुद्र और एक और हिमवान पर्वत के बीच में भरत क्षेत्र है। 3 तरफ तो है समुद्र, भरत क्षेत्र के 3 तरफ समुद्र है। बहुत स्पष्ट अपने ख्याल में आता है। आप यदि वापस वही चित्र खोल करके देखेंगे तो आपको वो बात वापस स्पष्ट हो जाएगी। भरत क्षेत्र का चित्र देखिए, आप जम्बूद्वीप का चित्र देखिए और उस जम्बूद्वीप के चित्र में भरत क्षेत्र को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भरत क्षेत्र के 4 दिशाओं में 3 दिशाओं में तो समुद्र है। भरत क्षेत्र की पूर्व दिशा में भी समुद्र है, भरत क्षेत्र की पश्चिम दिशा में भी समुद्र है और भरत क्षेत्र की दक्षिण दिशा में भी हमारे को समुद्र दिखाई दे रहा है। किंतु उत्तर दिशा में देखिए, अब इन्होंने ये लिखा है 3 और समुद्र और एक और हिमवान पर्वत के बीच में भरत क्षेत्र है। इसके गंगा, सिंधु और विजयार्ध पर्वत से विभक्त होकर 6 खंड हो जाते हैं। बोलिए, क्लियर हो गई ये बात? ये तो हो गया भरत क्षेत्र, एक तरफ हिमवन पर्वत और 3 तरफ समुद्र।
ठीक है ना। अब इस भरत क्षेत्र में ये कह रहे हैं इसके गंगा, सिंधु और विजयार्ध पर्वत से विभक्त होकर बीच में विजयार्ध पर्वत, एक लाइन और खींच सकते हैं आप लोगों ने यदि कुछ चित्र बना रखा हो तो उसमें, माने भरत क्षेत्र का जो चित्र आपने बना रखा है या जम्बूद्वीप का जो आपने रेखा चित्र खींचा है उसमें भरत क्षेत्र वाले पोर्शन के 2 टुकड़े कर दीजिए, माने उसमें एक और बीच में रेखा खींच दीजिए, ईस्ट से वेस्ट तक, लेफ्ट से राइट तक, ऐसे लंबी रेखा खींच दीजिए। अब नॉर्थ और साउथ में 2 पार्ट हो गए भरत क्षेत्र के, नॉर्थ साउथ 2 पार्ट हो गए। अब हम ये कह रहे हैं कि हिमवन पर्वत के ऊपर से वहाँ जो सरोवर है उससे बही 2 नदियाँ, और वे दोनों नदियाँ विजयार्ध पर्वत के नीचे से होकर के निकली, जिसके कारण इस भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए, या ये 6 खंडों में विभाजित हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक, 3 नंबर पॉइंट तक। देखिए आप फिर आगे 4 नंबर पॉइंट, पेज नंबर 381, 381 पेज पर। चक्रवर्ती के विजय क्षेत्र की आधी सीमा इस पर्वत से निर्धारित होती है, अतः इसे विजयार्ध कहते हैं। क्या कहा है? चक्रवर्ती की जो विजय है, ये चर्चा हम पीछे कर चुके हैं ना पहले, कि वे भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं और चक्रवर्ती इन 6 खंडों को जीतता है, 6 खंडों का अधिपति होता है। इन 6 खंडों में से जो 3 खंड हैं, चाहे उत्तर दिशा की तरफ 3 खंड हो, चाहे नीचे साउथ दक्षिण दिशा की तरफ 3 खंड हो, किसी भी दिशा की तरफ देखें, इन 3 खंडों के पश्चात विजयार्ध है। विजयार्ध शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, विजय अर्ध, 2 शब्दों से मिलकर के बना ना विजयार्ध, विजय अर्ध, विजयार्ध। तो किसकी विजय अर्ध हुई है यहाँ, कि जिसको जीतने हैं 6 खंड और अभी विजय किए हैं 3 खंड, तो 3 खंड विजय कर लेने के कारण वह अर्ध चक्री हुआ है, विजयार्ध, उसकी विजय आधी हुई है। देखिए अब इस विजयार्ध पर्वत की चर्चा करते हैं थोड़ी। ये विजयार्ध पर्वत किस प्रकार का है, विजयार्ध पर्वत की रचना, विजयार्ध पर्वत की लंबाई चौड़ाई। यह 50 योजन विस्तृत, 25 योजन ऊंचा और 6.25 योजन गहरा है। 6.25 ऐसा कह सकते हैं अपन इसको, 6.25 योजन। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? नहीं है तो देखिए, ये जो 50 योजन विस्तार जो बतलाया है इस पर्वत का, ये पर्वत का 50 योजन विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? माने इस 50 योजन विस्तार में आपको देखना है इसकी सिर्फ विड्थ, सिर्फ चौड़ाई आएगी इसकी। मतलब आप यदि चित्र देख रहे हैं जम्बूद्वीप का और विजयार्ध पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इस विजयार्ध पर्वत की लंबाई को नॉर्थ से साउथ की तरफ देखें या साउथ से नॉर्थ की तरफ देखें, तो 1-8 मिलीमीटर का जो ऐसा दिखाई दे रहा है, 2-3 मिलीमीटर का पोर्शन आप देख लीजिए, ये 50 योजन है विजयार्ध पर्वत। और हाइट, ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई है 25 योजन की, 50 योजन विस्तार और 25 योजन हाइट। इस चित्र को
3 डायमेंशनल बनाया जा सकता है। यदि आप लोगों में से कोई इसका स्पेशलिस्ट हो गए जो इस चीज को सकते हो। हाँ जी पंडित जी, वो तो जो पूर्व पश्चिम आपने दिया है आयोजन, पूर्व पश्चिम नहीं दिया है। पूर्व पश्चिम तो अपने को कर्णानु युग के ग्रंथों से औरों से जाननी पड़ेगी इसकी लंबाई कितनी है। पूर्व पश्चिम तो बहुत ज्यादा है। पूर्व पश्चिम आप समझिए लगभग 25,000 योजन के आसपास की लंबाई होगी। 20-25,000 योजन से कम नहीं है पूर्व पश्चिम विस्तार। ठीक है ना, बल्कि उससे भी कम 12-15,000 योजन, मतलब हजारों योजन में है कुल मिला के। बात ये है। और जबकि नॉर्थ साउथ की विस्तार है, क्योंकि पर्वत ऐसे लंबे हैं ना, पूर्व पश्चिम फैले हुए हैं, पूर्व से पश्चिम तक पर्वत है। तो पूर्व और पश्चिम दिशा में तो ये टच कर रहे हैं समुद्र को। देखिए आगे वाली लाइन लिखी है, 6.25 योजन गहरा है और अपने दोनों छोरों से पूर्व और पश्चिम के समुद्र को स्पर्श करता है। ये विजयार्ध पर्वत पूर्व और पश्चिम के समुद्र को स्पर्श कर रहा है। क्या पूर्व दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी आप देख ही पा रहे हैं, बिल्कुल समुद्र को स्पर्श कर रहा है। आप जिस दूसरे चित्र की बात कर रहे थे जिसमें वो कुछ निकला हुआ है इस तरह का, वो समुद्र को स्पर्श करता हुआ दिखाया है। ऐसा कुछ बाहर निकला हुआ कुछ बतला रहे थे ना आप किसी दूसरे चित्र में। हाँ जी, वो हिमवन, एक दूसरा है पर्वत। तो ये उसी तरह से ये पर्वत भी इसको टच करने वाले हैं समुद्र को। चलें आगे, ये हो गई विजयार्ध के संदर्भ में बात। अभी विजयार्ध की चर्चा चल रही है। अभी विजयार्ध पर्वत को ही काफी विस्तार से समझा रहे हैं, क्योंकि हमसे लिंक है ना ये विजयार्ध पर्वत। थोड़ा बहुत इसका विस्तार करते हैं। इसके दोनों ओर आधा योजन चौड़े और पर्वत बराबर लंबे वन खंड हैं। माने 50 योजन की जो चौड़ाई है उसमें आधा आधा योजन दोनों तरफ और समझ लेना चाहिए अपने को। 50 योजन में आधा आधा योजन वन हो गया। और जो लंबाई मैंने हजारों योजन में कही है, इस लंबाई में फैले हुए पर्वत के बराबर वन खंड हैं, जंगल हैं। वे वन आधा योजन ऊंची, 500 धनुष चौड़ी और वन बराबर लंबी वेदिकाओं से घिरे हुए हैं। माने उनमें वेदिकाएं भी बनी हुई है। वेदिका मतलब वही बाउंड्री के अर्थ में वेदिका शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये बात मैंने जम्बूद्वीप की वेदिका के संदर्भ में भी कही थी। परकोटा है उसका, समझ लीजिए आप, चारों तरफ से उसका घेराव है, ये वेदिकाओं से घिरे हुए हैं। इस पर्वत में तिमिस्र और खंड प्रपात नाम की 2 गुफाएं हैं। ब्लैक कलर से हमने चित्र के अंदर लिखा हुआ है खंड प्रपात और तिमिस्र। दिख रहा है आपको ब्लैक बॉक्स बना करके? एक चौकोर आकृति बना करके नदियों के कॉर्नर पर विजयार्ध पर्वत के तलहटी में 2 नाम दिए हैं, खंड प्रपात और तिमिस्र। ये 2 गुफाएं हैं। ये गुफाएं उत्तर दक्षिण 50 योजन लंबी। अब यदि मैं आपसे इतना सा प्रश्न पूछूं कि ये गुफाएं उत्तर दक्षिण 50 योजन लंबी क्यों है, तो कोई जवाब दे सकते हैं आप लोगों में से? 50 योजन ही है ना जो पर्वत। हाँ बहुत अच्छा, क्योंकि विजयार्ध पर्वत 50 योजन का ही है। विजयार्ध पर्वत की चौड़ाई 50 योजन होने के कारण इसमें जो टनल निकली हुई है, ये टनल भी 50 योजन की ही है। 50 योजन की खंड प्रपात, ठीक है ना, और 50 योजन की तिमिस्र। तो तिमिस्र और खंड प्रपात दोनों 50-50 योजन लंबी।
ये तो हो गई उत्तर दक्षिण लंबाई। और पूर्व पश्चिम में 12 योजन की उसकी चौड़ाई है। इसके उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर की तरफ भी, माने विजयार्ध के नॉर्थ में भी और विजयार्ध के साउथ में भी 8 योजन ऊंचे दरवाजे हैं। माने ये जो गुफाएं बनी हुई हैं, इन गुफाओं के दरवाजे भी लगे हुए हैं। 12 योजन चौड़ी ये जो गुफा है, चौड़ाई 12 योजन है, लंबाई 50 योजन है। इस गुफा की हाइट कितनी है? 8 योजन की है। क्लियर हो गया? 8 योजन की हाइट हो गई गुफा की, चौड़ाई 12 योजन की हो गई, और गहराई या उत्तर दक्षिण 50 योजन की हो गई। इसमें 8 योजन ऊंचे दरवाजे हैं। इसमें 6.25 योजन चौड़े, 1 कोस मोटे और 8 योजन ऊंचे वज्रमय किवाड़ लगे हैं। क्या किवाड़ भी बतला दिए इन्होंने। किवाड़ कितने हैं, किवाड़ कितने बड़े हो गए? अगर इसमें 6.25 योजन चौड़ाई वाले, आप कहेंगे साहब ये तो 12 योजन चौड़ी थी गुफा, तो 12 योजन चौड़ी और 8 योजन ऊंची थी, इसमें किवाड़ 6.25 योजन और 8 योजन का कैसे होगा? कि भाई ये तो एक पल्ला है उसका, सिंगल डोर है ये, और दूसरा दरवाजा भी तो होगा, वो भी 8 योजन भाई 6.25 योजन का है। ठीक है, तो ऐसे 2 दरवाजे मिलकर के इस गुफा को बंद करते हैं। गुफा बंद रहती है। इनसे चक्रवर्ती उत्तर भरत विजयार्ध को जाता है। ठीक है, कहाँ से निकले? वो दरवाजा चक्रवर्ती से ही है ना, वही खुलता है ना? हाँ जी बिल्कुल, चक्रवर्ती से ही खुलता है। चक्रवर्ती के सेनापति या उसके निर्देशन में ही वह दरवाजा खुलता है, अदरवाइज वो दरवाजा नहीं खुलता, बंद ही रहता है। ये इन द्वारों में से खंड प्रपात और सिमित्र इनके दरवाजे हैं, लेकिन इनमें से नदियां भी निकलती रहती है, गंगा सिंधु नदियां। अब वो चक्रवर्ती क्या करता होगा, कैसे उसकी प्रोसेस होती होगी, ये तो वही जाने हैं। लेकिन वो इन गुफाओं में होकर ही उत्तर दिशा की तरफ भरत क्षेत्र में चला जाता है, जिसे उत्तर भरत क्षेत्र कहेंगे, उधर विजयार्ध की तरफ चला जाता है। इन्हीं से गंगा और सिंधु निकली, इन दोनों। इतनी बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यहाँ तक स्वरूप ख्याल में आया नक्शे को देख करके? आप यदि कभी ऐसा जम्बूद्वीप का नक्शा देखें तो आप उसमें क्षेत्र देख करके समझ सकते हैं, या भरत क्षेत्र का नक्शा देखेंगे तो उसमें 5 खंड और एक छठा खंड आर्यखंड, इस तरह 6 खंड दिख सकते हैं। आर्यखंड, मृच्छखंड, विजयार्ध पर्वत, गंगा सिंधु नदियां, रशवासी पर्वत, खंड प्रपात और तिमित्र गुफाएं, ये सब अपने को भरत क्षेत्र के नक्शे में दिखनी चाहिए। अब आप नेट पर सर्च करेंगे ना भरत क्षेत्र, तो आपको इस तरह के नक्शे कई मिल जाएंगे। गूगल पे आप डालेंगे भरत क्षेत्र तो आपको कई भरत क्षेत्र के नक्शे निकल करके सामने आ जाएंगे। ठीक है, देखिए फिर आगे। इनमें विजयार्ध से निकली हुई, देखना और विशेष बात, इनमें विजयार्ध से निकली हुई उन्मग्न जला और निमग्न जला 2 नदियां मिलती हैं। क्या ये 2 नाम गुरुदेव के प्रवचनों में कई बार सुने हैं हमने भी सुना है। उन्मग्न जला और निमग्न जला, ये नदियां हैं। ये कहाँ बहती है? ये नदियां ये गंगा सिंधु में तो दिख नहीं रही है। ये नदियां कौन सी जगह पर है? ये नदियां ये नदियां विजयार्ध पर्वत के अंदर बह रही है, नीचे लेफ्ट राइट में। जैसे पर्वतों के अंदर नीचे सीर चलती है ना, पर्वतों के नीचे अंदर ही अंदर जल धारा बहती रहती है,
हमें वो पता ही नहीं लगता, ऊपर से देखने पर फोटो खींचेंगे तो नहीं दिखाई देगी। इस तरह से अंदर से ये बह रही है ये नदियाँ। उन्मग्ना और निमग्ना, उन्मग्न जला और निमग्न, जला शब्द का प्रयोग किया है, जल शब्द का प्रयोग न करें तो भी सिंपल में उसको देखा जा सकता है। उन्मग्ना और निमग्ना ये दो नदियाँ, दोनों के कार्य की भी चर्चा की गई है शास्त्रों में। उन्मग्ना और निमग्ना इन दोनों नदियों के विविध प्रकार, दोनों के अलग अलग प्रकार के कार्य कहे हैं। एक का कार्य इस प्रकार का कहा है कि वो भारी से भारी वस्तु को भी नीचे ले जाता है, और दूसरे का कार्य ऐसा कहा है कि जो हल्की भारी से भारी वस्तु को भी ऊपर उठा देता है, और दूसरे के लिए ऐसा कहा है कि जो हल्की से हल्की वस्तु को भी अपने में ले जाता है। देखिए जैसे उन्मग्ना है नदी, तो उन्मग्ना की यदि अपन बात करें तो उन्मग्न शब्द का अर्थ होता है डूब जाना, लेकिन इसका स्वभाव कैसा है? विचित्र प्रकार का स्वभाव है। उन्मग्ना का स्वभाव अर्थ तो है डूब जाना, लेकिन करती क्या है ये? नहीं, उन्मग्न का अर्थ डूबना नहीं होगा, उन्मग्न का अर्थ तो निकल जाना होगा। मग्न माने होता है डूब जाना, और उन्मग्न का अर्थ होता है निकाल देना। मग्न का अपोजिट लग रहा है ना उन्मग्न, और निमग्न का अर्थ है डूब जाना। क्या अर्थ हुआ? भारी से भारी पत्थर शिलाखंड यदि उन्मग्न नदी के अंदर डाले जाएं तो फिर ऊपर की ओर उछाल देती है उसको, माने वो अपने में समाहित नहीं करती, वो पत्थर उसमें डूबता नहीं है, उस पत्थर को वो बाहर निकाल देती है, फेंक देती है। और एक निमग्न नाम की नदी है जो विजयार्ध पर्वत के अंदर बह रही है। उसका क्या काम है कि जितने हल्के हल्के पदार्थ होते हैं, कोई पेपर है, कागज है, लकड़ी है, पत्ता है, पेड़ से टूटा हुआ वृक्ष का थोड़ा सा एक पत्ता है हल्का सा, ऐसे हल्के पदार्थों को भी वो नीचे ले जाती है। उसका नाम है निमग्ना, वो निमग्न नदी है। तो उन्मग्ना भारी से भारी पदार्थों को भी ले जावे, बाहर निकाल देवे, और निमग्न हल्के से हल्के पदार्थों को भी अपने में समाहित कर लेवे। इस प्रकार की विशेषता सहित ये उन्मग्न और निमग्न नाम की दो नदियां हैं। इनकी भी चर्चा शास्त्रों में आती है, इनके लंबाई चौड़ाई की चर्चा आती है, कहाँ से बहती है, कितना अंदर जाकर के है, बहुत बहुत चर्चाएं आई है इन सबके संदर्भ में शास्त्रों में। आज चलो प्रवृत्ति वगैरह के अंदर इसके संदर्भ में बहुत विस्तार से चर्चाएं हैं। इतने अंदर जाकर के फिर इधर से इतना निकल करके फिर इतनी मूर्ति है, फिर इतने तीव्र वेग से इतने प्रभाव से बहती है, ऐसी सब चर्चाएं हैं। ये बहने वाली, हाँ जी, तो ये चक्रवर्ती की सेना है वो ये नदी को पार करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, वे इस नदी को पार करते हैं, पूरी सेना सहित चक्रवर्ती नदी को पार करते हैं। सिपाहियों की ये सामर्थ्य नहीं है कि वो बिना चक्रवर्ती के इस नदी को पार कर सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें विजयार्ध पर्वत से निकली हुई उन्मग्न जला और निमग्न जला दो नदियां मिलती हैं। इसी पहाड़ की तलहटी में भूमि तल से 10 योजन ऊपर, इसी पहाड़ की तलहटी में जमीन से 10 योजन ऊपर दोनों ओर 10 योजन चौड़ी और पर्वत बराबर लंबी विद्याधर श्रेणियां हैं। आप लोगों को थोड़ा बहुत भी स्मरण में हो तो कल हमने इसके बारे में यहाँ चर्चा की है, विजयार्ध पर्वत पर स्थित विद्याधरों की श्रेणियों के बारे में स्टेप की चर्चा की थी। मैंने बतलाया था जिस तरह सीढ़ियाँ कटी हुई होती है उसी तरह से यह पर्वत भी दोनों तरफ से कटा हुआ है, साउथ में भी कटा हुआ है और नॉर्थ में भी कटा हुआ है। और कितना कितना कटा है, 10-10 योजन कटा हुआ है। और ये जो कटनी है, इस कटनी के ऊपर विद्याधर की श्रेणियां हैं।
विद्याधर मनुष्य गति के जीव होते हैं, उनकी श्रेणियां हैं। श्रेणियां मतलब नगरियां हैं, ऐसा समझिए आप। दक्षिण श्रेणी में रत्नपुर, चक्रवाल आदि 50 विद्याधर नगर हैं। नाम तक की चर्चा की, सोचिए आप। 50 नाम हैं, 50 नगरियां हैं। कहने को नगरियां हैं, वस्तु स्थिति ये है एक एक नगरी हिंदुस्तान से बड़ी है। आप समझ लो, आप नगरी नहीं है, कंट्री है। नगरी कहते हैं हमारे को बहुत छोटी सी दिखती है, 10-20 किलोमीटर की होगी और क्या, 10-25 किलोमीटर की, लेकिन वो तो बहुत बड़े देश की तरह है एक एक नगरी। तो 50 विद्याधर नगर है साउथ में, और उत्तर दिशा में गगन वल्लभ आदि 60 विद्याधर नगर है। कुल 110 हो गए, 110। 50 नगरियां दक्षिण दिशा में, 60 नगरियां उत्तर दिशा में, और इस तरह से कुल 110 विद्याधरों की नगरियां हो गई। यहाँ के निवासी भी यद्यपि भरत क्षेत्र की तरह षट कर्म से ही आजीविका करते हैं। देखिए आप, कोई कहे कि देवगति के जीव होते होंगे कि नहीं, विद्याधर देवगति के नहीं होते। कोई कहे कि भोग भूमि के होते होंगे कि नहीं, षट कर्म से आजीविका करते हैं। भाई साहब, कमाते हैं, खेती करते हैं। षट कर्म का मतलब 80 कृषि करते हैं, धान्य उगाते हैं। मैंने कल कही थी ना, गेहूं, बाजरा, चावल, इन चीजों की खेती होती है इन विशेष पुण्यशाली जीवों के द्वारा भी। तो यद्यपि ये सब षट कर्म से आजीविका करते हैं, किंतु प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं को धारण करने के कारण विद्याधर, विद्याओं को धारण करने के कारण विद्याधर कहे जाते हैं। किसी भी चीज को, बहुत सरल है ये सब प्रकरण, किसी भी चीज को आप याद रखने के लिए बस सिर्फ उसके शब्द पर गहराई से देखें। जैसे विजयार्ध, विजय अर्ध, विजयार्ध, चक्रवर्ती की विजय जहाँ आदि हो गई है। भरत क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड करने वाला पर्वत विजयार्ध। विद्याधर, विद्याओं को धारण करने वाले विद्याधर, अनेक प्रकार की विद्याओं से संपन्न। देखिए, इससे ऊपर चलें, अभी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोलिए। जो विद्या एक भरत के जैसे ही वो सत्कर्म को लेके उसको आना पड़ता है, ये सब काम करना पड़ता है। तो विद्या प्राप्त हुई है तो विद्या का क्या और दूसरे कार्यों में विद्या प्रयोग होती है। हमने कहा था ना, आकाशगामिनी शक्ति होती है, विविध प्रकार के रूप बदल सकते हैं, वेश बदल सकते हैं, है ना। विद्या के बल पर अनेक प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन भोजन तो बनाना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि आजकल का जमाना तो कंप्यूटर का जमाना है साहब, हर काम कंप्यूटर से होता है, कि ठीक है हर काम कंप्यूटर से होता है, तो आप भोजन करते समय कंप्यूटर से क्या करते हैं? हम कंप्यूटर के सहयोग से भोजन करते हैं कि नहीं? इस कंप्यूटर के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में भोजन करने में कंप्यूटर कुछ इंटरनेट या ये कुछ सैटेलाइट कुछ सहयोग करता है या नहीं हमारे को? कंप्यूटर से थोड़ी ना खाएंगे, कुछ बटन दबाएं और भोजन खाने में आ गया, कि भोजन बन गया। बनाने और पकाने के संदर्भ में तो बहुत सारी कंप्यूटराइज्ड मशीनें हो सकती है जो बनाने के लिए भी उपयोगी हो और है सेकने के लिए, पैकिंग के लिए, लेकिन खाने के लिए तो दांत ही काम आएंगे, आंखें काम आएगी, है ना। बस इसी तरह से समझना चाहिए। विद्याएं इस प्रकार की है जैसे वर्तमान में अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी, विद्या एक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ अलग प्रकार की होती है। कृत्रिम कर्म भूमि की दृष्टि से यदि आज की तारीख में हम देखें, इलेक्ट्रिसिटी यदि नहीं है मान लीजिए, तो क्या स्थिति होगी? सामर्थ्य है ये इलेक्ट्रिसिटी, रिमोट कंट्रोल,
रोबोट, ये सब कर्म भूमि के जीवों की विद्याएं हैं। ऐसे ही भोग भूमि के जीवों की विद्याएं अलग प्रकार की होती है, देवगति के जीवों की विद्याएं अलग प्रकार की होती है, और विजयार्ध पर रहने वाले विद्याधर जो कि कर्म भूमि के हैं उनकी विद्याएं अलग प्रकार की होती है। और फिर सबका अलग अलग क्षयोक्षम है, सबके समान तो होता नहीं है। विद्याएं होती है सब में बहुत, लेकिन फिर भी एक जैसी नहीं, सबके उदयानुसार व्यवस्था रहती है, उसमें व्यक्तिगत लय के हिसाब से होती सब में है। और फिर ऐसा भी है कि ये जो विद्याएं होती है, इन विद्याओं की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिखाया जाता है, इन विद्याओं को धारण करते हैं। कोई 5, 7, 8, 10 वर्ष का हुआ बालक, उसके बाद में उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको वहाँ भेजते हैं, उसको सिखाते हैं, फिर वो विद्याएं सीखता है, विद्याओं को प्राप्त करना, और फिर उन विद्याओं के अंदर कितना पारंगत हो पाता है, और फिर पारंगत हो जाने के बावजूद भी कितना उनका प्रयोग कर पाता है, कितनी कुशलता से, ये सब व्यक्तिगत चीजें हैं। विद्या तो है, लेकिन उस विद्या का कितना प्रयोग कर पाए। मैं सच बताऊं, कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ, लोगों को जब रिद्धियों के जब प्रकरण चलते हैं ना, बहुत लोगों की महिमा आती है, रिद्धियों की महिमा आती है, 64 रिद्धियों की महिमा आती है, उनके आकाशगामिनी कितनी प्रकार की शक्तियां दिखती है, चमत्कार दिखते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब, अपने जीवन में देखो, अनगिनत चमत्कार हैं। आपको बोलना आता है, ये कम रिद्धि नहीं है। आप फ्लुएंटली किसी भी लैंग्वेज को बोल लेते हैं, ये बहुत बड़ी रिद्धि है। आप किसी भी वस्तु को चक्षु इंद्रिय से देख करके पहचान लेते हैं, ये कोई कम रिद्धि नहीं है। आपको लिखना आता है, अलग अलग तरह से आप लिख सकते हैं, बहुत फास्ट लिख सकते हैं, ये सब रिद्धि के चमत्कार हैं। हमारे पास में ये सब रिद्धि, देखने की रिद्धि, सुनने की रिद्धि, बोलने की रिद्धि। आप जरा उन जीवों को देखिए जिनके पास ये रिद्धियां नहीं हैं, जो बेचारे कैसे काम चलाते होंगे। और मैं तो इस प्रकरण में हमेशा कहा करता हूँ, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो कोई भी व्यक्ति रिद्धियों का दुरुपयोग करते हुए देखे जाते हैं, उन्हें वे रिद्धियां दोबारा नहीं मिलती, या उनसे वे रिद्धियां छीन ली जाती हैं। किसी को कोई रिद्धि मिल गई और उसने उस रिद्धि का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। किसी को कोई वरदान मिल गया, किसी को कोई शक्ति मिल गई, किसी को कोई चमत्कारी ऐसी चीज मिल गई, उसने उसका दुरुपयोग किया, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, दूसरों को तकलीफ दी, कि किसी का कुछ उल्टा सीधा काम किया, तो वो रिद्धि ज्यादा लंबे समय तक चलेगी थोड़ी ना, नुकसान छीन ली जाती है उससे वो रिद्धि। हम कहते हैं आपको चक्षु इंद्रिय रिद्धि मिली है, आपने दर्शन नहीं किए जिनेंद्र देव के, और दूर दर्शन को नजदीक किया और जिन दर्शन को दूर किया, तो चक्षु इंद्रिय रिद्धि कैसे मिलेगी। जिनवाणी श्रवण यदि आपने नहीं की, तत्व की चर्चा सुनने की यदि आपने विराधना की, कर्ण इंद्रिय का प्रयोग यदि आपने होते कार्यों में किया, दुश्रुति इसमें यदि कर्ण इंद्रिय का दुरुपयोग किया, कर्ण इंद्रिय रिद्धि का दुरुपयोग किया, तो कर्ण इंद्रिय की प्राप्ति नहीं होगी। चलने की रिद्धि है हमारे पास में, उठते बैठते हैं, चलते हैं। वनस्पति का एक जीवों के पास में, पृथ्वी का एक जीवों के पास में, एक गमन रिद्धि नहीं है। गमन रिद्धि एक आकाशगामिनी रिद्धि है। अरे आकाश में गमन करने की रिद्धि जिन मुनिराजों के पास में होती है, उन्हें हम कहते हैं आकाशगामिनी रिद्धि। आकाशगामिनी है सही, गामिनी रिद्धि तो है हमारे पास में। आकाश में गमन नहीं कर सके, भूगामिनी रिद्धि तो है, धरती पर तो चल सकते हैं, इधर से उधर गमन करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये कम रिद्धि है क्या। लेकिन हमने हमारी भाग दौड़ का दुरुपयोग कौन सी जगह पर किया, या फिर कितनी बार भविष्य में। खैर, विद्याधर विद्याओं को धारण करने वाले होते हैं, और उम्र के हिसाब से और अपने सामर्थ्य योग्यता के हिसाब से, क्षयोक्षम के हिसाब से, अपने गुरुओं के निर्देशन में, अपने माता पिता के निर्देशन में उन रिद्धियों को वे प्राप्त करते हैं। ठीक है, कौन सी जगह पर हो गई ये विजयार्ध पर्वत,
के उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में। ठीक है, मतलब हमारी साइड भी है विद्याधर। कितनी ऊंचाई पर हो गई ये विद्याधर? 10 योजन। 1 योजन 4000 मील का, तो 10 योजन 40,000 मील की हाइट पर। 40,000 मील की हाइट पर। आप सोचिए 40,000 मील की हाइट कितनी होगी। अब हो सकता है ये अंतरिक्ष में जाने वाले जो हैं ये कहीं विद्याधरों की श्रेणियों में, कहीं उनके जंगलों में, कहीं उनकी नगरियों से दूर किसी क्षेत्र पर कहीं उतर गए हों और वहाँ से विद्याओं के प्रभाव से इधर उधर जाते हुए, गमन करते हुए किन्हीं विद्याधरों आदि को देखा हो, तो कहीं ये दूसरे ग्रह के प्राणी हैं। ये सब साइंस वैज्ञानिकों की दृष्टि से ये जो शोध खोज होती रहती है उनमें दूसरे ग्रह के प्राणी इस तरह की बातें बहुत आती है। ये कोई और है, कोई दूसरी जगह है, तो इस तरह का कुछ हो सकता है। हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। इनसे 10 योजन ऊपर और चलें, विद्याधरों की जो नगरियां हैं जो 10 योजन की हाइट पर थी, वहां से 10 योजन और ऊपर चले, बिल्कुल स्ट्रेट। 10 योजन तो कट गया था, माने 20 योजन कट गया है ये पर्वत। ये जो विजयार्ध पर्वत है 10 योजन नॉर्थ से, 10 योजन साउथ से, माने 20 योजन कट गया है। ठीक है ना। 20 योजन के कट जाने पर अब 30 योजन की चौड़ाई सहित इसकी हाइट 10 योजन और ऊपर चले गई। वहां फिर 10 योजन ऊपर दोनों ओर 10-10 योजन विस्तृत व्यंतर श्रेणियां हैं। फिर 10-10 योजन कट गया दोनों साइड से। अब कितना रह गया होगा? चौड़ाई कितनी रह गई होगी विजयार्ध पर्वत की? 10 योजन। और हाइट कितनी बची है? 5 योजन, क्योंकि 25 योजन ही तो थी हाइट। तो 3 कटनियां हो गई। पहली कटनी पर विद्याधर, दूसरी कटनी पर व्यंतरों की श्रेणियां, माने व्यंतरों के नगर, माने व्यंतरों के निवास स्थान, माने व्यंतर देव रहते हैं धरातल से 20 योजन की ऊंचाई पर, 80,000 मील की ऊंचाई पर। और कौन रहते हैं? कौन से व्यंतर हैं? वह इनमें इंद्र के सोम, यम, वरुण और वैश्रवण, ये 4 लोकपाल तथा अभियोग्य व्यंतरों का निवास है। 4 नाम बता दिए यहाँ। इंद्र के 4 लोकपाल हैं। कौन कौन से? सोम, यम, वरुण 3 हो गए, और चौथा वैश्रवण। ये 4 नाम इन्होंने दिए हैं। अन्य स्थानों पर इंद्र के 4 लोकपालों में एक कुबेर का नाम भी आता है। सोम, यम, वरुण और कुबेर, इस तरह भी 4 नाम मिलते हैं। वैश्रवण को भी कुबेर कहा जा सकता है। ये एक समान है कि अलग अलग हैं, इसके बारे में कुछ स्पष्ट कहना अभी संभव नहीं है। हो सकता है व्यंतरों में वैश्रवण होता हो, वैमानिकों के अंदर उसे कुबेर संज्ञा प्राप्त हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। इनके निवास हो गए 20 योजन की ऊंचाई पर। आगे इनसे 5 योजन ऊपर, इनसे 5 योजन ऊपर 10 योजन विस्तार वाला शिखर तल है। मतलब हम पहुंच गए विजयार्ध पर्वत के टॉप पर। ये आप लोगों को ये सारा जो भूगोल का विषय है ये आप लोग सुन रहे हैं, बिना देखे चल रहा है सब, ये कुछ जटिल तो नहीं लग रहा है? क्लियर हो रही है ना सारी बात? हाँ जी। इसको विजुअलाइज करना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन इंफॉर्मेशन के हम समझ रहे हैं।
नहीं, अपने माइंड में क्या उसका एक विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं आप, उसका चित्र नहीं खींच पा रहे हैं किस तरह का चित्र होगा। आप एक पर्वत जैसा देखने का प्रयास कीजिए 3 डायमेंशन में, और उसको हमने 50 योजन की बॉटम में उसकी अपन ने चौड़ाई बतला दी, ऊपर से दोनों साइड से वो पर्वत कट गया, बिल्कुल स्ट्रेट था वो पर्वत जिस तरह से अपन जो एक वी शेप में जो बनाते हैं, या समझिए आप ए शेप में जो पर्वत बनता है, इस तरह का पर्वत नहीं है, वो स्ट्रेट दीवार की तरह है वे पर्वत, दोनों साइड से बिल्कुल सीधे स्ट्रेट खड़े हुए हैं। और फिर 10 योजन ऊपर जाकर के कट गए दोनों तरफ से, फिर 10 योजन ऊपर जाकर के दोनों तरफ से कट गए, और शिखर पर जाकर के हम पहुंचे तो 10 योजन का विस्तार वहां शिखर तल पर हमारे को दिखाई दिया। फिर देखिए, पूर्व दिशा में 6.25 योजन ऊंचा तथा इतना ही विस्तृत वेदिका से वेष्टित सिद्धायतन कूट है। ये अकृत्रिम चैत्यालय, ये वहां पर अकृत्रिम चैत्यालय विजयार्ध पर्वत के ऊपर पूर्व दिशा में। हमारा जो ये चित्र था ना, जो चित्र अभी तक आप देख रहे थे, ब्लू कलर वाला जो चित्र स्काई वाला जम्बूद्वीप का, इसमें यदि आप विजयार्ध को देखेंगे तो विजयार्ध पर्वत की ईस्ट में एक सिद्धायतन नाम का कूट दिखा रखा है, और येलो कलर से एक अकृत्रिम चैत्यालय प्रदर्शित करने के लिए वहां हमने मंदिर दिखा रखा है। ठीक है, ये सिद्धायतन कूट है, अकृत्रिम चैत्यालय है। यहाँ 6.25 योजन ऊंचा एक कूट है। इस पर उत्तर दक्षिण लंबा, पूर्व पश्चिम चौड़ा, 1 कोस लंबा, आधा कोस चौड़ा, कुछ कम 1 कोस ऊंचा, वेदिका से वेष्टित चतुर्दिक द्वार वाला सुंदर जिन मंदिर है। देखो कितनी तरह की इन्होंने यहाँ बात कह दी है। इस मंदिर की रचना भी इन्होंने बता दी किस प्रकार का है। उत्तर दक्षिण में लंबाई है, चौड़ाई भी है, 1 कोस लंबा और आधा कोस चौड़ा है, और 1 कोस की उसकी ऊंचाई है। कितना बड़ा अकृत्रिम जन मंदिर है, सुंदर। इसके बाद दक्षिणार्ध भरतकूट, इधर कूट के नाम भी इसमें लिखे हुए हैं अपने इस चित्र में, उन कूटों के नाम यहाँ दिए गए हैं। दक्षिणार्ध भरतकूट, खंडक प्रपात कूट, माणिक प्रभकूट, विजयार्ध कूट, पूर्ण भद्रकूट, समित्र गुहा कूट, समित्र गुफा है ना, उत्तरार्ध भरतकूट, वैश्रवण कूट, ये 8 कूट सिद्धायतन कूट के समान लंबे चौड़े ऊंचे हैं। इसका मतलब कितने हो गए ये, समझ लीजिए आप, ये कूट हो गए आधा कोस, ये 6.25 योजन ऊंचे। ये जो कूट जो था ना 6.25 योजन ऊंचा और इतना ही विस्तार वाला सिद्धायतन कूट था। तो ऐसे ही 6.25 योजन के लंबाई और विस्तार वाले ये अन्य 8 कूट और हैं। तो कुल 9 कूट हो गए विजयार्ध पर्वत पर। इनके ऊपर क्रमशः दक्षिणार्ध भरत देव, वृक्ष माल्य देव, माणिभद्र देव, विजयार्ध गिरी कुमार देव, पूर्ण भद्र देव, कृतमाल देव, उत्तरार्ध भरत देव और वैश्रवण देवों के प्रासाद हैं। माने इसके ऊपर भी देवों के ही प्रासाद हैं, देवों के ही निवास हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के देव यहाँ इन क्षेत्रों पर रहते हैं। इस तरह से अपनी ये भारत क्षेत्र संबंधी विजयार्ध पर्वत की चर्चा और भरत क्षेत्र की भी चर्चा एक प्रकार से यहाँ संपन्न हो गई है, पूर्ण हो गई है। आप लोगों को यदि भरत क्षेत्र के संदर्भ में, वहाँ रहने वाले लोगों के संदर्भ में किसी प्रकार की और कोई शंका हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बोलिए, कहना है कुछ? कुछ नहीं तो फिर हम जनवाणी की बोलते हैं, शेष चर्चा अपन कल।
वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। 9 वर्णों का।